हेलो एवरीवन। आज हम जिस फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करेंगे वो है क्रेडिटर बेस। अगर आपने मेरी गुड बिजनेस मॉडल पार्ट वन वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि ऐसे बिजनेस मॉडल जो अपने सप्लायर से क्रेडिट पे अपने प्रोडक्ट्स या गुड्स को ले पा रहे हैं और उसे अपने कस्टमर्स को कैश में बेच पा रहे हैं, तो वो एक अच्छी बिजनेस मानी जाती है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो सप्लायर से जितना भी एवरेज टाइम पीरियड या जितना भी एवरेज डेज लेता है अपने पैसे को रिटर्न करने के लिए, उस एवरेज डेज को क्रेडिटर डेज कहते हैं। इसे अगर एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, वो उसे विश्वास है कि अगर 60 दिन मुझे मिले तो मैं जो भी प्रोडक्ट सप्लायर से ले रहा हूँ, उसे बेच करके पैसे रिटर्न कर सकता हूँ। अगर उस सप्लायर को भी उस बिजनेसमैन पे ट्रस्ट है कि ये पैसे रिटर्न कर देगा टाइम से या फिर वो टाइम से पहले इसे रिटर्न कर देगा, तो वो उसे गुड्स या जो भी प्रोडक्ट्स है वो देगा। तो जो बिज़नेसमैन है उसे बेच करके और उसके बाद वो पैसे सप्लायर को दे देगा। इस टाइम पे क्या होता है, जो बिज़नेसमैन है उसके पास अच्छे कैश फ्लो जनरेट होते हैं। यानी उस बिज़नेसमैन के पास अच्छे कैश फ्लो होते हैं। उस कैश फ्लो का इस्तेमाल वो बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कर सकता है। उसमें अच्छे ग्रोथ के लिए कर सकता है या फिर मान लीजिए कि उसने शॉर्ट टर्म के लिए किसी से कोई कर्ज ले रखा है जिसे वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लिया है, तो वो उसे भी उन कैश से चुका सकता है। यानी उसका इस्तेमाल वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी कर सकता है। तो जब भी वैसी कंपनियाँ जिस कंपनी के पास जो क्रेडिट डेज़ है, वो अगर ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास अच्छे कैश फ्लो हैं, वो कंपनी अपने कैश फ्लो का इस्तेमाल अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए कर सकती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो जो ये क्रेडिट डेज़ लेते हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस या पेनल्टी अपने सप्लायर को पे करती है। तो जब भी कोई कंपनी अगर अपने क्रेडिट डेज़ को बढ़ाने के लिए या क्रेडिट डेज़ लेने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा फीस पे कर रही है, कोई पेनल्टी सप्लायर को फ़ी कर रही है, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी कंपनी को देख रहे हैं कि उसका क्रेडिटर डेज़ कैसा है, वो किस तरह से उसके क्रेडिटर डेज़ ज़्यादा है या कम है, तो उस समय पे हमें उसके बैलेंस शीट को, उसके जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसे अच्छे से समझना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी जितना भी सप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट्स ला रही है, क्या उसे कैश में अपने कस्टमर्स को बेच पा रही है? क्या वो जो प्रोडक्ट्स है उसका माँग बहुत ज़्यादा है कस्टमर के बीच में? क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक रही है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास अच्छे कैश फ्लो हैं। लेकिन अगर उस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है, यानी वो सिर्फ़ दिखाने के लिए कि मेरी कंपनी अच्छी कर रही है, इसके लिए वो अपना क्रेडिट डेज़ बढ़ा रही है और उसके लिए वो एक्स्ट्रा फ़ीस दे रही है सप्लायर्स को, तो वो कंपनी अच्छी नहीं होती है। अब अगर बात करें कि क्रेडिटर डेज़ कैसे निकालते हैं, तो क्रेडिटर डेज़ निकालने का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स इंटू 365 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है इसको मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहने का क्या मतलब है? जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑनलाइन की एक छोटी-सी शॉप है या छोटी-सी बिज़नेस है, जिसमें आप हैंडमेड क्राफ्ट्स है उसे बेचते हैं। उसके लिए आपने अपने सप्लायर से जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको लेते हैं और उससे 30 दिन बाद एक मतलब क्रेडिट पीरियड लेते हैं कि आप 30 दिन बाद उसके पैसे पे कर देंगे। लेकिन वो जो पैसे आपने लिए, मान लिया आपने ₹50,000 लिए हैं, ₹50,000 के प्रोडक्ट्स लिए हैं अपने सप्लायर से। लेकिन अगर उस पैसे को अगर आप उस मंथ के लास्ट तक यानी वो मंथ खत्म होने के लास्ट तक अगर आप उससे उस सप्लायर को पे नहीं करते हैं, तो जो ये पैसा हो गया जो जिसे आपने सप्लायर को पे नहीं किया, जो ₹50,000 हो गए, 50,000 हो गए, वो हो गया आपका क्लोजिंग क्रेडिटर। अब क्या होता है, जो ये क्लोजिंग क्रेडिटर होता है, यानी जो आपके ₹50,000 हैं, वो हमेशा इंडिकेट करता है कि अगले महीने में, यानी अगले महीने के लिए वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन गया। आपको अगले महीने में जो भी आप कैश जनरेट करेंगे, उससे आपको उस पैसे को पे करना है। यानी आपको अपने एक्सपेंसेस को कम करने हैं और उस पैसे को सप्लायर को देना है।
तो एक ये बहुत अच्छा इंडिकेशंस होता है कि आपके इतने पैसे अभी बाकी हैं जो आपने पिछले मंथ पे पे नहीं किया है, जो अभी आपके ऊपर एक तरह से लायबिलिटीज़ है, उसको आपको पे करने हैं। जिससे देख कर के जो भी बिज़नेसमैन है, वो ये समझ सकता है कि मेरे पास इतने पैसे अभी देने हैं, इसलिए मुझे अपने एक्सपेंसेस कम करने होंगे। और इस तरह से वो अपने पैसे सप्लायर को पे कर पाता है और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाता है सप्लायर के साथ। तो ये होता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब अगर समझे कॉस्ट ऑफ सेल को, तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें जितने भी खर्चे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। मान लीजिए कि आपको चाय बनानी है। आप ₹30 का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, ₹10 की चीनी, ₹5 की चाय पत्ती, ₹2 का अदरक, ₹6 की इलायची। तो इसमें जितने भी पैसे इस्तेमाल हुए, यानी इसको जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए चाय बनाने के लिए, इसमें जितने भी खर्चे हुए, वो हो गए आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी जो भी खर्चे होते हैं किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखें कि हम किस तरह से अपने क्रेडिट डेज़ हैं, अपने बिज़नेस में, उसे बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपका जो रिलेशन है, वो अगर सप्लायर के साथ अच्छा है, और ये रिलेशन अच्छा इसलिए है क्योंकि जो भी आप क्रेडिट डेज़ लेते हैं सप्लायर से, उसका पेमेंट आप टाइम पे करते हैं या फिर उससे पहले करते हैं। और आप ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसे आप सेम सप्लायर से ले रहे हैं, यानी उसी सप्लायर से आप बार-बार प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, या फिर आप टाइम से पहले पैसे पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सप्लायर है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है जो भी बिज़नेसमैन है उस पे, और इससे एक अच्छा रिलेशंस बनता है। और जब अच्छा रिलेशन बनता है, तो जो भी बिज़नेसमैन है, वो उससे बात करके, उससे नेगोशिएट करके अपने क्रेडिट डेज़ को भी बढ़ा सकता है। कई बारी कंपनियाँ क्या करती हैं कि एक ऐसा कुछ डिस्काउंटिंग की चीज़ें लाती हैं। जैसे वो कहती हैं कि अगर अगर आपने जो भी क्रेडिट डेज़ हैं, उसके पहले अगर आपने पेमेंट कर दिए, अपने पैसे जो भी हैं, उसे पेमेंट कर दिया, तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उस समय पे जो बिज़नेसमैन्स हैं, उसका फ़ायदा उठाकर अपने पैसे में भी बचत कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं सप्लायर के साथ। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम सप्लायर से अच्छा रिलेशंस बना सकते हैं। यानी अगर जो भी बिज़नेसमैन है, उसका सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशंस है, वो अच्छा कनेक्टेड है उस सप्लायर के साथ, तो वो अपने क्रेडिट पीरियड को भी बढ़ा सकता है। एक अच्छा क्रेडिट डेज़ ले सकता है और अच्छे कैश फ्लो जनरेट करके अपनी कंपनी को, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके, अगर हिस्ट्री में देखें, बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, मतलब अपनी कंपनी को बहुत अच्छे ग्रोथ पे ले गई है। जैसे अगर बात करें फोर्ड मोटर्स की, तो 20th सेंचुरी में इस कंपनी ने क्रेडिटर डील्स का इस्तेमाल करके, एक मतलब क्रेडिट डील ज़्यादा लेकर के सप्लायर से अपनी कंपनी में एक अच्छा सक्सेस लाई थी। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके इसने अपनी कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ दिलाया था। वैसे ही अगर बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न भी ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स, वो अपने सप्लायर के साथ जनरली बहुत अच्छे रिलेशंस बनाती है, जिसके कारण वो ज़्यादा क्रेडिट डेज़ ले पाती है अपने सप्लायर से। इसके अलावा जो अमेज़न है, वो जितने भी वेयर हाउसेज़ खोलती है, मतलब हर जगह पे उसके वेयर हाउसेज़ होते हैं, और जो वेयर हाउसेज़ होते हैं, वो जनरली सप्लायर, जो भी सप्लायर होता है, उससे बहुत नज़दीक होते हैं। जिसके कारण जो सप्लायर होता है, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी उन वेयर हाउसेज़ तक पहुँचा पाता है। और जो अमेज़न है, उस प्रोडक्ट्स को जल्दी से बेच करके, और जो सप्लायर है, उनके पैसे को रिटर्न कर पाती है, जिसके कारण सप्लायर का एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसके अलावा अमेज़न उतने ही प्रोडक्ट्स को खरीदती है, जितने प्रोडक्ट्स को वो बेच सकती है। वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को खरीद करके, मतलब जिसे उस ट्रस्ट नहीं है कि इतने प्रोडक्ट्स मैं बेच पाऊँगा, उतने प्रोडक्ट्स को वो कभी भी अपने वेयर हाउसेज़ में स्टोर करके नहीं रखती है। इसके अलावा अगर अमेज़न की बहुत सारे टेक्निक की बात करें, तो अमेज़न अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी सप्लायर्स हैं, उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म देती है, अपना प्लेटफ़ॉर्म देती है, और उन्हें बोलती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं।
जो भी सप्लायर है उस पे उनके प्लेटफ़ॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और जब वो प्रोडक्ट बिकता है तो जो भी कैश आते हैं अमेज़न के पास वो उसे कलेक्ट करती है और उस कैश को वो 2 वीक या 3 वीक के बाद सप्लायर को देती है। जिससे जो सप्लायर का है सप्लायर को रेगुलरली पैसे भी मिलते रहते हैं और साथ ही साथ जो अमेज़न है उसके पास अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो पाता है और वो अपनी कंपनी के ग्रोथ में उसे इस्तेमाल करती है। तो अमेज़न ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है जिसके थ्रू वो कैश फ्लो जनरेट करती है और आज अमेज़न एक बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस है। यानी ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी बिज़नेसमैन है जो अपने सप्लायर से क्रेडिट डेज़ लेता है कि 30 दिन आप मुझे प्रोडक्ट्स दे दीजिए, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद मैं आपके पैसे पे कर दूँगा। तो कई बारी ऐसा भी होता है कि जो सप्लायर है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसके लिए भी उसे कैश की ज़रूरत होती है। वो उस कैश के थ्रू उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको खरीदने के लिए करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो थर्ड पार्टी वो जो सप्लायर है, वो किस तरह से इसे मैनेज करता है? वो किस तरह से कैश को लाता है? क्योंकि वो तो एक टाइम पीरियड देता है और उस टाइम पीरियड पे वो प्रोडक्ट देता है और जो भी बिज़नेस है वो उस टाइम पीरियड के बाद उसे पैसे पे करती है। तो अगर आप इसे जानना चाहें तो आप डिस्काउंटिंग इनवॉइस पढ़ सकते हैं। डिस्काउंटिंग इनवॉइस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो कंपनीज़ हैं, किस तरह से जो बिज़नेसेस हैं वो कितना एफ़र्ट करते हैं, कितनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं और अपनी कंपनी में ग्रोथ करते हैं और इस तरह से बैलेंस बनाते हैं। और इससे आपको बहुत कुछ सीखना को मिलेगा। तो आप चाहें तो डिस्काउंटिंग इनवॉइस को पढ़ सकते हैं। ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्रेडिटर बेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।